नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, जो कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित होने वाली विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी PSC, यूपी आर्मिनल, बार्क, इसरो या इसी प्रकार के अन्य एग्जाम से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अभी तक लगभग मैंने थ्योरी ऑफ मशीन, डिज़ाइन ऑफ मशीन, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र और ऐसे ही अन्य कई सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो है सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ठीक, अभी इसका मैंने एक पार्ट करा दिया है। ठीक, इसका ये दूसरा पार्ट है, मतलब ये इसका जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ, जो टॉपिक है कि वेपर आइडियल एंड वेपर कंप्रेशन साइकिल्स, उसके लिए उससे संबंधित क्वेश्चन जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल के, उसका ये दूसरा पार्ट है। और रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट का लगभग शायद तीसरा पार्ट होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है द डिजायरल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर द रेफ्रिजरेंट इंक्लूड, मतलब किसी रेफ्रिजरेंट के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेफ्रिजरेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए लो बॉइलिंग पॉइंट। क्या होना चाहिए? लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो रेफ्रिजरेंट होना चाहिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि हम उस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग और भी मिनिमम टेम्परेचर तक यूज़ कर सकते हैं। अगर वो जितना जल्दी बॉयल हो जाएगा वो एवापोरेटर में उसका टेम्परेचर उसी के अनुसार हम लोग सेट कर पाएंगे। मतलब सीधे से समझिए कि जो टेम्परेचर में बॉयल होता है एवापोरेटर का टेम्परेचर हम लोग उससे ज़्यादा नीचे नहीं रख सकते हैं। इसीलिए किसी रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो उतना ही बेहतर होगा। ठीक, दूसरा क्या है? लो फ्रीजिंग पॉइंट। लो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जो रेफ्रिजरेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, मतलब उसको तुरंत जमना नहीं चाहिए। अगर वो बहुत जल्दी जम जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह लगभग एवापोरेटर के टेम्परेचर के बराबर है तो एवापोरेटर में जाके जम जाएगा और उस एवापोरेटर की लाइन को चोक कर देगा। इसीलिए जो भी रेफ्रिजरेंट होना चाहिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए और फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए। ठीक, तीसरा जो होना चाहिए हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। रेफ्रिजरेंट का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए हाई होना चाहिए। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे लेटेंट हीट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो मतलब उसका लेटेंट हीट, हम लोग चाहते हैं रेफ्रिजरेंट की लेटेंट हीट अधिक से अधिक हो। ठीक, क्योंकि हम देखिए अगर वेपर डोम में बात करें तो वेपर डोम किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है, जितना जितना हम लोग नीचे रहेंगे लेटेंट हीट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी और जितना ऊंचाई बढ़ते जाते हैं तो लेटेंट हीट की वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। तो हम चाहते हैं कि किसी रेफ्रिजरेंट का क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है जहाँ पर लेटेंट हीट की वैल्यू 0 हो जाती है, वहाँ पर क्या होता है, जो कोई भी लिक्विड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी किसी प्रकार की लेटेंट हीट की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट हो वो हाई अधिक से अधिक हो, ताकि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसकी लेटेंट हीट अधिक हो, जिससे वो जो एवापोरेटर में रहते हुए अधिक से अधिक मात्रा में हीट को एब्जॉर्व कर सके। अगली जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जो क्या होना चाहिए कि जो रेफ्रिजरेंट है उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अधिक होना चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कारण सीधा है कि जितना लेटेंट हीट वेपोराइजेशन अधिक होगा उतना अधिक हीट एवापोरेटर में एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक, तीसरा अगला जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो होनी चाहिए लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड की स्पेसिफिक हीट है वो कम से कम होनी चाहिए। ठीक, उससे क्या फ़ायदा होगा? लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड तो मतलब कि उसको गर्म करने के लिए और ठंडा करने के लिए जब लिक्विड फॉर्म में है तो अब हमको अधिक हीट की आवश्यकता ना हो, जिससे वो कंडेंसर में आसानी से लिक्विडिफाई हो सके। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट हो उसका क्या हो, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड काफ़ी कम हो। ठीक, अगला जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो होनी चाहिए लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। जो उसकी वेपर होनी चाहिए रेफ्रिजरेंट की, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा तो कम जगह घेरेगा, तो हमको जो पाइप बनाने पड़ेंगे वो छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे और सिस्टम हमारा बढ़िया कॉम्पैक्ट और छोटा सा बन जाएगा। जबकि अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम अधिक है
तो बड़े बड़े पाइप्स बनाने पड़ेंगे, हमारा सिस्टम बल्कि हो जाएगा। अगला जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो होनी चाहिए नॉन करोजिव टू मेटल। जो रेफ्रिजरेंट होने चाहिए वो नॉन करोजिव होने चाहिए। अगर मतलब किसी मेटल के साथ अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर उदाहरण के लिए हम बात करें तो अगर हम लोग अमोनिया यूज़ कर रहे हैं तो अमोनिया के साथ कभी भी कॉपर यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि अमोनिया जो होता है वो कॉपर के साथ अभिक्रिया कर लेता है और कॉपर को कोरोजिव कर देता है, इसीलिए अमोनिया के साथ कभी कॉपर ट्यूब्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर अमोनिया के साथ हमको अमोनिया का ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज़ करना है तो उसके साथ जो पाइप बनाए जाते हैं वो या तो रॉट आयरन के बनाए जाते हैं या स्टील के बनाए जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे शब्दों में अगर हमारे पास कोई फ्रीऑन वाला रेफ्रिजरेंट, इस प्रकार का रेफ्रिजरेंट जिसमें फ्लोरीन उपस्थित है, ठीक, तो उस अवस्था में हम लोग एल्यूमिनियम का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कर लेता है। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन है कि हमारे पास कोई फ्रीऑन वाला रेफ्रिजरेंट है तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सी पाइप यूज़ करते हैं? कॉपर पाइप यूज़ करते हैं। कॉपर पाइप यूज़ करने के इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी अधिक होती है, तो आसानी से हीट का ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब रेफ्रिजरेटर स्पेस से रेफ्रिजरेंट को, और जब कंडेंसर में जाता है तो रेफ्रिजरेंट से कूलिंग मीडियम को आसानी से हो जाता है। इसीलिए मोस्टली हम लोग ऐसे मेटल पाइप का यूज़ करते हैं जिसकी कंडक्टिविटी अधिक हो। ठीक, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना कि वो रेफ्रिजरेंट के साथ अभिक्रिया ना करती हो। जो अगली प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो होनी चाहिए हाई हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। जो भी रेफ्रिजरेंट है उसकी जो वो होना चाहिए, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होना चाहिए, वो अधिक होना चाहिए ताकि वो आसानी से अपने हीट को रिजेक्ट करे और आसानी से हीट को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो हम लोग रेफ्रिजरेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक, उसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसे हम केमिकली प्रॉपर्टी कहते हैं। जो रेफ्रिजरेंट होना चाहिए वो ऑयल के साथ कम्प्लीटली इमिसिबल होना चाहिए, मतलब उसको ऑयल के साथ किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में आपके बताया था कि रेफ्रिजरेंट और ऑयल के बीच जो बिहेवियर होता है 3 तरीके से होता है, तो उसमें जो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिसिबल ना हो, और साथ में इसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि हाई विस्कोसिटी होने पर ये पाइप के से साथ फ्रिक्शन अधिक करेगा, पंप को भी अधिक वर्क करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन प्रॉपर्टीज़ में हमको चूज़ करना है कि बेस्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो इन्होंने कहा पहली प्रॉपर्टी का हाई स्पेसिफिक हीट एंड लो स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम तो लो है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक हीट उसकी अधिक नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट को नहीं क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक, तो ये दूसरा दिया है हाई हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट एंड लो लेटेंट हीट। देखिए हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट तो अधिक होना चाहिए लेकिन लो लेटेंट हीट नहीं होनी चाहिए। लेटेंट हीट क्या होनी चाहिए? लेटेंट हीट हाई होनी चाहिए। ठीक, इसी प्रकार ये क्या होना चाहिए? लो स्पेसिफिक हीट की है, लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। अगला दिया है हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों प्रॉपर्टीज सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा दिया हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए स्पेसिफिक हीट तो लो होनी चाहिए, साथ में बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट तो सही, लेकिन ये वाला पार्ट सही नहीं है। तो जो बेस्ट आंसर है हमारा, बेस्ट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम COP ऑफ एब्जॉर्प्शन साइकिल इज गिवन बाय। इसके पहले जो मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि COP क्या होता है। एब्जॉर्प्शन साइकिल के COP का फार्मूला आपको बताया था। एब्जॉर्प्शन साइकिल के COP का फार्मूला बताया था। क्या बताया था कि COP इक्वल टू क्या होता है? कि COP होता है, अगर हम लोग एक तरफ से ले लें, किसको ले लें? अगर हम लोग का जो एब्जॉर्प्शन साइकिल है तो उसमें जनरेटर के COP और दूसरी तरफ जो हम लोग का लेना है एब्जॉर्बर का COP, दोनों का प्रयोग करके हम लोग बना लेते हैं फार्मूला। तो इसका जो COP होता है वो क्या होता है? TG माइनस TO डिवाइडेड बाई TG डिवाइड इंटू क्या करते हैं हम लोग? रेफ्रिजरेटर कहिए, एवापोरेटर कहिए, TE भी कह सकते हैं और TR भी कह सकते हैं। ठीक, तो TE डिवाइडेड बाय TO माइनस एवापोरेटर E, ये
एवापोरेटर, ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये फार्मूला होता है। तो इन्होंने क्या कहा, हमारे यहाँ पे क्या है, टीजी क्या है अपना जनरेटर का टेम्परेचर है, टीओ क्या है एम्बिएंट टेम्परेचर है या वायुमंडल का टेम्परेचर है, और टीई क्या है एवापोरेटर का टेम्परेचर है या रेफ्रिजरेटेड स्पेस का टेम्परेचर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा टीजी जनरेटर का टेम्परेचर, टीजी जनरेटर का टेम्परेचर, इन्होंने कहा टीसी एनवायरनमेंट टेम्परेचर, ठीक। टीसी जो है क्या है एनवायरनमेंट टेम्परेचर, जहाँ जहाँ हमने टीओ लिखा है यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, टीसी लिख देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से टीओ को इन्होंने टीसी के रूप में दर्शाया है, ठीक। और तीसरा दिया है टीई रेफ्रिजरेटेड स्पेस टेम्परेचर, तो टीई रेफ्रिजरेटेड स्पेस टेम्परेचर है। तो ये हमारा फार्मूला है, और ये फार्मूला बेस्ट सूट कहाँ कर रहा है, इसको इन्होंने देखिए इस तरह से लिखे, टीई और टीजी को 1/1 कर एक साथ लिख दिया, इसको दूसरी तरफ लिख दिया है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर है ए। बाकी उसी को अलग अलग तरीके से लिखा है, तो इसमें जो फार्मूला याद होना चाहिए वही सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन कंपोनेंट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर इज। इन्होंने कहा है कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो करेक्ट जो सीक्वेंस होता है कंपोनेंट्स का वो क्या होता है। तो वो मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस किस प्रकार से होता है। सीक्वेंस अगर हम देखें तो कंप्रेसर होता है, क्या होता है, कंप्रेसर जो वर्क देता है, फिर कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट किस में जाता है, कंडेंसर में जाता है, ठीक। और कंडेंसर के बाद किस में जाता है, कंडेंसर के बाद ये थ्रोटल वाल्व या एक्सपेंशन डिवाइस जो भी हमारे पास होगा उसमें जाएगा। थ्रोटल वाल्व हो सकता है, कैपिलरी ट्यूब हो सकता है या एक्सपेंडर हो सकता है, सब में कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो आ जाता है एवापोरेटर में जाता है, ठीक। इसी प्रकार से देखिए ये फिर एवापोरेटर बाद फिर कंप्रेसर में चला जाता है। तो देखिए ये इसका क्रम होना चाहिए, ठीक। तो अब देख लेते हैं इसको कौन से क्रम को कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए इन्होंने कहा एवापोरेटर, देन कंप्रेसर, देन कंडेंसर, देन थ्रोटल वाल्व। देखिए ये क्रम तो सही है। अब देखिए अगला चूज, देखिए अगला चूज करके देख लेते हैं। देखिए ये क्रम तो देखो साइकिल के फॉर्म में क्रम सही है, ठीक। तो ये इसका आंसर हो सकता है, ठीक। बाकी देख लेते हैं, कंडेंसर, देन थ्रोटल वाल्व, देन एवापोरेटर, देन कंप्रेसर। तो ये क्रम भी देखिए सही है, कंडेंसर के बाद थ्रोटल वाल्व, थ्रोटल वाल्व के बाद एवापोरेटर, एवापोरेटर के बाद कंप्रेसर। इसमें देखिए कंप्रेसर, देन कंडेंसर, देन थ्रोटल वाल्व, देन एवापोरेटर, ये भी सही है। और थ्रोटल वाल्व, कंप्रेसर, फिर उसके बाद क्या है, थ्रोटल वाल्व, देन एवापोरेटर, देन कंप्रेसर, देन कंडेंसर। देखिए अगर साइक्लिक क्रम में देखें तो सभी सेम है, ठीक। जैसे अगर हम किसी आईसी इंजन के साइकिल की बात करते हैं उसमें क्या, सक्शन, देन कंप्रेशन, देन एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, ठीक। तो ये क्रम हमेशा साइकिल में चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप कोई ये भी कहे कि पहले एक्सपेंशन, देन एग्जॉस्ट, देन सक्शन, देन कंप्रेशन, तो साइक्लिक क्रम में तो सही है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होना चाहिए, शुरुआत हमेशा सक्शन से ही होना चाहिए। क्योंकि अगर जब हम आईसी इंजन स्टार्ट करते हैं अगर सक्शन नहीं हुआ होगा तो कोई आगे का प्रोसेस नहीं होता है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सक्शन चाहिए। उसी प्रकार ये देखिए सब में साइक्लिक क्रम में देखो सब सारे सीक्वेंस में है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, तो रेफ्रिजरेंट साइकिल जो शुरुआत होता है हमेशा कंप्रेसर से होता है। क्यों, क्योंकि वर्क वही देता है, क्योंकि वही पूरे मीडियम में फ्लो का कारण है। अगर कंप्रेसर काम नहीं कर रहा होगा तो रेफ्रिजरेंट वेपर कंप्रेशन साइकिल में फ्लो ही नहीं करेगा। तो जब भी हमारा आंसर होगा तो हमारा आंसर इस प्रकार से होना चाहिए। अगर कोई मतलब इसमें से कुछ आगे पीछे दिया जाता है, जो आंसर उसको बेस्ट सूट करता है उसको चूज कर लेते हैं। लेकिन जब सभी सेम में है, मतलब साइक्लिक क्रम में, तो सभी सही है। लेकिन शुरुआत कहाँ, शुरुआत हमेशा कंप्रेसर से करनी चाहिए। शुरुआत हमेशा किससे करनी चाहिए, कंप्रेसर से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द लीकेज इन अ फ्रियोन बेस्ड रेफ्रिजरेंट सिस्टम कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग एन। इन्होंने कहा है जो फ्रियोन बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें लीक को कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो मैंने पिछली बार जो था उसमें बताया था कि अमोनिया को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सल्फर स्टिक का यूज़ करते हैं। और फ्रियोन होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेलाइट टार्च का प्रयोग करते हैं। तो हेलाइट टार्च जो होता है उसकी फ्लेम कैसी होती है, ब्लू होती है। लेकिन जब लीकेज के पास पहुँचती है तो अगर थोड़ा सा लीकेज है तो ब्लू कलर थोड़ा थोड़ा ग्रीन हो जाता है, और अधिक लीकेज है तो वो ग्रीन कलर डार्क हो जाता है, और बहुत ज़्यादा ग्रीन है तो एकदम डार्क ग्रीन कलर का हमको फ्लेम मिलने लगती है, ठीक। तो इस तरह से अगर हम लोग फ्रियोन का
फ्रीऑन का लीकेज टेस्ट किससे चेक किया जाता है? हैलाइड टार से किया जाता है। किससे किया जाता है? हैलाइड टार से। ऑक्सी एसिटिलीन टार से वेल्डिंग की जाती है। किससे की? इससे क्या किया जाता है? इससे वेल्डिंग की जाती है। ठीक। सल्फर टार्च से क्या किया जाता है? इस सल्फर टॉर्च कहिए, ये सल्फर स्टिक कहिए, इससे अमोनिया का लीकेज चेक किया जाता है। और ब्लू लिटमस पेपर से इससे क्या किया जाता है? इससे एसिड है या क्षार है, उससे वो क्या करते हैं, वो हम लोग चेक करते हैं ना, ये अम्ल है या क्षार है, उसके लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हैलाइड टार्च। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने कहा ए सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ऐसा जनरेटर टेम्परेचर 87 डिग्री सेल्सियस। देखिए अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा था उस पर क्वेश्चन बना दिया है इन्होंने। तो उन्होंने कहा है कि एक सोलर एब्जॉर्प्शन साइकिल है, एक सोलर एब्जॉर्प्शन साइकिल है या वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। वेस्ट हीट एब्जॉर्प्शन साइकिल होता है। वो देखिए हमको एब्जॉर्प्शन साइकिल में सिर्फ हीट चाहिए, वो हीट किस प्रकार से आ रही है? सोलर रेडिएशन से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं या किसी प्लांट की वेस्ट स्ट्रीम से प्राप्त कर रहे हैं, किससे प्राप्त करें इस पर निर्भर नहीं करता है। तो इन्होंने कहा है सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल है जिसमें जनरेटर का टेम्परेचर 87 डिग्री सेल्सियस है, एवापोरेटर का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है, कंडेंसर एंड एवापोरेशन का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। देखिए जो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल होता है उसमें कंडेंसर और एब्जॉर्बर दोनों ही एम्बिएंट टेम्परेचर पे होते हैं, मतलब वातावरण के टेम्परेचर पर हीट रिजेक्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए दोनों का टेम्परेचर हमेशा सेम होता है। तो उन्होंने देन इट्स मैक्सिमम पॉसिबल सीओपी क्या है? तो इसके जो सीओपी का फार्मूला होता है वो मैक्सिमम पॉसिबल सीओपी ही होता है, क्योंकि उसमें हमने उसकी किसी प्रकार के एफिशिएंसी या उसकी किसी प्रकार के हमने परफॉर्मेंस का जिक्र नहीं किया होता है। सीधा सीधा फार्मूला होता है। मैक्सिमम पॉसिबल सीओपी का फार्मूला भी वही होता है और नॉर्मल सीओपी का फार्मूला भी वही होता है। दोनों सबसे पहले देखिए टीजी दिया है, जनरेटर टेम्परेचर 87 डिग्री सेल्सियस दिया है। ध्यान रखिए जो फार्मूला हमारा वो किस में है? वो एब्सोल्यूट स्केल पे है, तो इसीलिए सबसे पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 87 डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 360 केल्विन हो जाएगा। फिर इसके बाद एवापोरेटर का टेम्परेचर कितना दिया है? एवापोरेटर का टेम्परेचर दिया है -3 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 270 केल्विन हो जाएगा। टीई बराबर 270 केल्विन। उसके बाद दिया हुआ है एब्जॉर्बर का टेम्परेचर, ठीक, सॉरी कंडेंसर एंड एब्जॉर्बर, इसको टीसी कह सकते हैं हम लोग, ठीक, उसको टीसी कहिए, ये एम्बिएंट T0 कहिए, एक ही बात है। तो दोनों का फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलेंगे तो जाएगा कितना? 300 केल्विन। अब इसको सीधे सीधे फार्मूले में बेस में रख दीजिए। तो अभी हमने आपको सीओपी का फार्मूला क्या बताया था? सीओपी वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का जो सीओपी का फार्मूला होता है वो होता है टीजी, ठीक, टीजी माइनस टीसी कहिए, टीई कहिए, सॉरी टीसी कहिए, T0 कहिए, एक ही बात है। तो हमारे कंडेंसर टर्म टीसी कह रहे हैं, डिवाइडेड बाय टीजी इंटू यहाँ पे टीई डिवाइडेड बाय टीसी माइनस टीई, इसमें रख दीजिए। तो टीजी की वैल्यू कितनी है? 360 है। टीसी की वैल्यू 270 है। टीजी की वैल्यू कितनी है? तो 360 है। टीसी की वैल्यू कितनी है? 300 है। टीसी की वैल्यू 300 है। और टीई की वैल्यू कितनी है? टीई की वैल्यू ये है अपने 270। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सीओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका जो आंसर आएगा वह जाएगा 1.5। तो इसका सीओपी कितना हो जाएगा? इसका सीओपी हो जाएगा 1.5। तो वही आंसर हम लोग टिक कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1.5। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। Subcooling heat exchanger is used in a refrigeration cycle. The enthalpies at condenser outlet and evaporator outlet are 72 and 182 kilojoule per kg respectively. The enthalpy at outlet of isentropic compressor is 230 kilojoule per kg and enthalpy of the subcooled liquid is 68 kilojoule per kg. The COP of the cycle is, तो इन देखिए एक क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक। इन्होंने देखिए अभी तक जो हम लोग सवाल सॉल्व करते थे उसमें टेम्परेचर के फॉर्म में दिया होता था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये किसे एंथैल्पी के फॉर्म में दिया है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा ये हमारा, मान लीजिए हमने साइकिल बना लिया, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल हम लोग कितने pH डायग्राम पे अगर बना लें हम लोग, ठीक, उसको हम लोग किसको बना लेते हैं?
सॉरी टीएस डायग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसको हमने टीएस डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले कंप्रेसर क्या है, इसको कंप्रेस करेगा, ऊपर तक ले जाएगा, ठीक। उसके बाद ये क्या है, कंडेंसर जाएगा, तो पहले सुपर हीटिंग होगी, फिर उसके बाद ये कूल होगा। कूल होने के बाद ये फिर यहाँ से थ्रोटल होता है, थ्रोटल होने के बाद ये इस पॉइंट पे आ जाता है, ठीक। इन्होंने कहा सब कूलिंग हो रही है, तो ऐसे सब कूलिंग होकर इधर चला जाए, तो मान लीजिए सर फिर यहाँ से थ्रोटल हो गया, फिर भी उसी पॉइंट पे ही पहुँचेगा, ठीक। तो हम लोग थ्रोटल वाला ले लेते हैं जो सब कोल्ड हो रखा है इतना। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट को 1 कहिए, इसको 2 कहिए, ये कंडेंसर के निकालने के बाद 3 है, अब ऑपरेटर में पहुँचने से पहले 4 है। तो ये हमारा साइकिल बन गया। अब इस साइकिल को सॉल्व कर लेते हैं। इन्होंने कहा द एंथैल्पीज एट कंडेंसर आउटलेट एंड एवापरेटर आउटलेट। कंडेंसर आउटलेट मतलब H3 की वैल्यू कितनी दी है, 78 दी है। H3 की वैल्यू 78 दी है, मतलब इस पॉइंट पे जो पॉइंट 3 है कंडेंसर के आउटलेट पे, वहाँ पे एंथैल्पी कितनी है, 78 है। और एवापरेटर के आउटलेट पे मतलब 1 पे, तो H1 की वैल्यू कितनी दी है, 182 किलोजूल पर केजी दिए हैं। द एंथैल्पीज एट आउटलेट ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर इज 230, मतलब H2 की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 230 दी है, ओके। और फिर इन्होंने पूछा है द एंथैल्पी ऑफ सबकूल्ड लिक्विड इज 868 किलोजूल पर केजी, मतलब H3 की वैल्यू दी है 68 किलोजूल पर केजी दिया है, मतलब सबकूल्ड लिक्विड, ये जो सबकूल्ड लिक्विड है यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 68 दी है। मतलब अगर ये पॉइंट एक ठोले कि कितना दिया है, H4 सॉरी यहाँ पे दिया है कंप्रेसर एंड द एंथैल्पी ऑफ सब कूल्ड लिक्विड इज 68 किलोजूल पर केजी। एंथैल्पी ऑफ सब कूल्ड लिक्विड मतलब ये वाला जो पॉइंट 4 है, इसको 4 कहें और इसको 5 कह देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये H5 की जो वैल्यू इन्होंने दी है, H4 की वैल्यू सब कूल्ड लिक्विड को कितनी दी है, 68 दी है, ठीक। 68 मतलब ये जो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट यहाँ है, 4 पॉइंट यहाँ है, मतलब ये कंडेंसर से निकला तो यहाँ पे लिक्विडिफाई हो गया, उसके बाद सब कूल्ड हो गया, तो सब कूल्ड लिक्विड H4 दिया है। देखिए जो H4 से होगा, ठीक, H4 से जो H5 का जो प्रोसेस होगा ये कैसा होगा, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होगा। तो सीधे सीधे समझिए कि H4 H5 क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि दोनों की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो H5 पॉइंट की एंथैल्पी भी उतनी हो जाएगी, 68 ही हो जाएगी। अब हम इसको COP निकालना है, तो COP क्या होता है, COP होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन। देखिए वर्क डन कैसे निकलेंगे, वर्क डन निकलेगा 1 और 2, ये कंप्रेसर वर्क है, इन दोनों के एंथैल्पी का जो अंतर होगा वही हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो H1 कितना दिया है, H1 आपको दिया है 182 दिया है, और H2 कितना दिया है, 230 दिया है। तो जब इन दोनों को हम लोग घटाएंगे तो वर्क डन निकल आएगा। तो वर्क डन कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों घटा के। और अगर हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ है, ये 0.5 से लेकर 0.1 तक, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसे निकालेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा H1 माइनस H5। तो H1 कितना है, H1 आपका 182 दिया हुआ है, H5 कितना दिया, H5 और H4 बराबर है, वो कितना दिया है, 68 दिया हुआ है, ठीक। तो इसको उठा करके इसमें हम लोग रख लेंगे, तो इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, इसमें रखिए। तो अगर हम लोग COP निकालना चाहें इसका, COP ऑफ रेफ्रिजरेंट, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, H1 अभी हम लोगों ने निकाला, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हो जाएगा, H1 माइनस H5, तो मतलब हो जाएगा 182 माइनस 68 डिवाइडेड बाय, ठीक, क्या हो जाएगा, दूसरा वर्क डन मतलब कितना हो जाएगा, H1 माइनस H2, ठीक, सॉरी H2 माइनस H1। तो H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 230 थी, और H1 की वैल्यू कितनी है, 182। उसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर लगभग कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है लगभग 2.375। अब देखिए हमारा आंसर 2.375, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है 375, तो इसका जो सबसे इसके जो आंसर हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, देखिए इसका आंसर हो सकता है 2.16 हो सकता है, जो इसके हिसाब से नज़दीक है। दूसरा जो सबसे नज़दीक है वो कौन सा है, 3 है। तो कौन सा इन दोनों में सबसे अधिक नज़दीक, इन दोनों में अधिक नज़दीक ये वाला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो सबसे अधिक नज़दीक आंसर हो तो उसको हम लोग चूज़ कर लेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे जो भी COP है उससे अधिक तो COP हो नहीं सकता,
तो इसका आंसर इसलिए 2.16 के हमने आसपास लगा दिया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जोड़ना है इन्होंने, जोड़ के, ठीक। इन्होंने कहा है लिस्ट 1 में प्रोसेस दिया है और लिस्ट 2 में उसका टाइप दिया है। फॉर बेल कॉलमन और जूल और रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल फॉर गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इन्होंने कहा है कि एक तरफ प्रोसेस दिया किस चीज़ के लिए, द बेल कॉलमन साइकिल, ठीक, बेल कॉलमन साइकिल, इसी को जूल साइकिल कहते हैं, कभी कभी इसी को रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी कहा जाता है। तो ये तीनों देखिए एक ही चीज़ है, जूल साइकिल, बेल कॉलमन साइकिल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल, ये तीनों क्या है, एक ही चीज़ है, ठीक। मतलब गैस इन सब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये जो साइकिल होता है, ये जब गैस टरबाइन हम लोग गैस टरबाइन में यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ जूल साइकिल यूज़ करते हैं। लेकिन जब गैस टरबाइन के साथ हम रेफ्रिजरेशन कर रहे हैं, मतलब एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का प्रयोग करते हैं, तब वहाँ पर हम लोग रिवर्स ब्रेटन साइकिल या बेल कॉलमन साइकिल या रिवर्स जूल साइकिल का प्रयोग कहा जाता है। तो देखिए इसी कैसे होते हैं, इसका हम लोग फिगर आपको बना के दिखा देते हैं। तो अगर हम लोग इसको पीवी डायग्राम पे बनाते हैं, पीवी डायग्राम, इधर हम टीएस डायग्राम पे भी बना के दिखा देते हैं आपको। जो पीवी डायग्राम पे फिगर बनता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक, और जो टीएस डायग्राम पे होता है वो इस तरीके से होता है। तो अगर हम लोग प्रोसेस देखें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये रेफ्रिजरेंस के लिए बनाए हैं, इसीलिए कैसा बनाए हैं ये रिवर्स्ड साइकिल है, मतलब सॉरी ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और इसमें क्या हो जाता है 1 2 3 एंड 4, ये भी एंटी क्लॉकवाइज बनता है क्योंकि ये रेफ्रिजरेशन के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो जब भी रेफ्रिजरेशन के लिए बनाएंगे तो जो साइकिल होगा वो किस प्रकार से बनाएंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज होता है। और जब हम लोग किसी हीट इंजन के लिए बनाए या किसी पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल के लिए बनाए तो वहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको जो साइकिल बनेगा कैसा बनेगा, वो क्लॉकवाइज बनेगा। तो देखिए जो ये साइकिल होता है इसमें कौन कौन से प्रोसेस, सबसे पहले नंबर 1 प्रोसेस देखिए यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो मतलब क्या है, आइसेंट्रोपिक है। पहला क्या है 1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। 1 से 2 क्या है, किस प्रकार का प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। 2 से 3 क्या है, 2 से 3 देखिए प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ पे ये 2 से 3 है। तो जो 2 से 3 प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, ठीक, मतलब 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है। और 3 से 4 जो है, 3 से 4 जो हमने देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एंट्रोपी कांस्टेंट है और इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो 3 to 4 जो है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, ठीक। और 4 to 1 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है और सब यहाँ पे क्या है, इसका एंट्रोपी बढ़ रही है। मतलब ये 4 to 1 क्या है, ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि जो ब्रेटन साइकिल होता है 4 चरणों से मिलकर बना होता है, उसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार से साइकिल मिलके बना होता है। ये जो साइकिल होता है इसका प्रयोग गैस टरबाइन में किया जाता है अगर प्रोसेस हम लोग पावर प्रोड्यूसिंग है, और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में किया जाता है तो जहाँ पे हम लोग को पावर कंज्यूमिंग है, तो एयर क्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। इसका प्रयोग एयर क्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो होता है पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसका वेट है वो कम होता है, मतलब इट हैव लो वेट ऑफ रेफ्रिजरेटर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉरी इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है, पहला दिया है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन किस प्रकार से होता है, कंप्रेशन प्रोसेस इसका कैसा होता है, वो आइसेंट्रोपिक होता है। तो कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक कहाँ है दिया है, 3 में दिया है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए के लिए 3 देखिए सभी में दिया है, तो इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है अपना। फिर दिया है हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन कैसा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो हीट रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर प्रेशर से क्या कहा जाता है, आइसोबारिक कहा जाता है। तो बी के लिए क्या हो जाएगा 1। तो बी के लिए 1 कहाँ कहाँ दिया है, डी और ए में दिया है, बी में भी दिया हुआ है। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। फिर दिया है सी एक्सपेंशन। एक्सपेंशन प्रोसेस कैसा होता है, इसमें आइसेंट्रोपिक ही होता है। तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन सी के लिए भी हमको क्या चूज़ करना पड़ेगा, सी के लिए भी हमको 3 ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए सी के लिए 3, तो सी के लिए 3 कहाँ दिया है, बी और सी में दिया है, ठीक। तो हम लोग को बी और सी में से कोई आंसर, तो बाकी ये जो दोनों आंसर क्या हो गए, गलत हो गए। तो हमारा आंसर क्या, हमारा आंसर हो गया बी, ठीक। और हीट एब्जॉर्प्शन कैसा हो जाता है, हीट एब्जॉर्प्शन कैसा, आइसोबारिक ही होता है हीट एब्जॉर्प्शन या हीट एडिशन। तो ये क्या हो जाएगा, डी के लिए भी 1 हो जाएगा। तो ए के लिए 3, बी के लिए 1, सी के लिए 3 और डी के लिए 1,
ठीक, देखिए इन्होंने, देखिए यहाँ नीचे देख लीजिए ऑप्शन क्या है, सबको सिर्फ एक एक से नहीं मिलाना है, एक ही ऑप्शन कई बार दो दो लोगों से मिल रहा है, क्योंकि उसी प्रकार के आंसर भी नीचे दिए हुए हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑयल सेपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड इफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इफ। इन्होंने कहा है ऑयल सेपरेटर जरूरत नहीं पड़ती है रेफ्रिजरेंट में, कब? तो मैंने बताया ऑयल सेपरेटर जरूरत कब पड़ती है। ऑयल सेपरेटर जरूरत तब पड़ती है जब रेफ्रिजरेंट और ऑयल क्या है इमिक्सेबल होते, दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहे होते हैं। अगर दोनों एक दूसरे से मिक्स हो रहे होते तो वहाँ पे रेफ्रिजरेंट की जरूरत, ऑयल सेपरेटर जरूरत होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि दोनों इस प्रकार मिक्स होते कि ऑयल सेपरेटर लगाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ऑयल सेपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ऑयल सेपरेटर जरूरत नहीं पड़ती है कब? नंबर ए, रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल आर इमिक्सेबल एट द प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब जो रेफ्रिजरेंट है क्या है, इमिक्सेबल है। अगर इमिक्सेबल है तो हमको ऑयल सेपरेटर लगाना चाहिए। क्यों? कंडेंसर के बाद लगा देंगे तो उसमें से पृथक होकर के बाहर आ जाएगा। तो इनमें ऑयल सेपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें जरूरत पड़ेगी। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इमिक्सेबल है तो जैसे ही कंडेंसर से बाहर जाएंगे उसमें से उसको पृथक हो जाएंगे। बी दिया है रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल आर इमिक्सेबल एट कंडेंसर प्रेशर एंड टेम्परेचर। कंडेंसर प्रेशर एंड टेम्परेचर इमिक्सेबल है, मतलब वहाँ पर वो दोनों पृथक हो जाएंगे। तो ये भी इसका आंसर नहीं तो है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमको ऑयल सेपरेटर लगाकर दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तीसरा दिया है रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल आर मिक्सेबल एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हाँ ये सही है, अगर दोनों ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर मिक्सेबल हैं तो क्या है, हमको ऑयल सेपरेटर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आसानी से सिस्टम में ऑयल और रेफ्रिजरेंट घूमता रहेगा और वो उसका साथ कहीं नहीं छोड़ेगा। तो आसानी से कोई बिना किसी दिक्कत के सिस्टम अपना वर्क करता रहेगा। चौथा दिया है रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल आर मिक्सेबल एट कंडेंसर प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब सिर्फ कंडेंसर प्रेशर और टेम्परेचर पर क्या है मिक्सेबल है, उसके बाद मिक्सेबल नहीं, तब भी हमको ऑयल सेपरेटर लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं लगाएंगे तो जा करके कहाँ पे एवापोरेटर में ऑयल अलग हो जाएगा और वो एवापोरेटर की दीवारों पर चिपक जाएगा, जिससे क्या हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम हो जाएगा। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका बेस्ट आंसर जो इसका बेस्ट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन प्लांट द रेफ्रिजरेंट लीव्स द एवापोरेटर एट 195 किलो जूल पर केजी। मतलब एवापोरेटर से निकलने वाले जो रेफ्रिजरेंट है उसकी एंथैल्पी कितनी है? ये है 195 किलो जूल पर केजी। और कंडेंसर एंड द कंडेंसर से निकलने वाले रेफ्रिजरेंट की जो है वो है एंथैल्पी है वो है 65 किलो जूल पर केजी। इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट प्लांट द रेफ्रिजरेंट लीव द एवापोरेटर एट 195 किलो जूल पर केजी एंड द कंडेंसर एट 65 किलो जूल पर केजी। For 1 kg किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ रेफ्रिजरेंट द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज। देखिए इन्होंने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पूछा है 1 किलो जूल पर केजी की अगर मास है। ठीक, देखिए अगर हमने इसका फिगर बनाते हैं इस प्रकार से टीएस डायग्राम पे, ठीक देखिए तो यहाँ पे अपना प्रोसेस क्या हो जाता है, ये H1 हो जाता है, ये H2 हो जाता है। ठीक, इसको H3 कहते हैं और इसको H4 कहते हैं। ठीक, तो ये H3 और H4 की वैल्यू क्या हो जाती है? सेम होती है, क्योंकि आइसेंथैल्पी प्रोसेस या थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। मैंने कहा द रेफ्रिजरेटर लीव्स द एवापोरेटर एट 195 किलो जूल पर केजी। तो ये H1 की वैल्यू क्या है? H1 की वैल्यू कितना दी है? 195 दी हुई है। एंड कंडेंसर एट 65 किलो जूल पर केजी। मतलब जो H3 की वैल्यू दी है ये कितनी दी हुई है? ये दी हुई है आपको 65 किलो जूल पर केजी दिया है। ठीक, अब फिर ये जो अगर ये H3 की वैल्यू 65 है तो H4 की वैल्यू भी 65 हो जाएगी। इन्होंने पूछा है मास फ्लो रेट कितना है? 1 किलोग्राम पर सेकेंड है। तो इन्होंने पूछा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होगा। ठीक, तो देखिए अगर हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, यही होता है जो थ्रोटलिंग के बाद से लेकर कंप्रेसर के इनलेट तक है। तो ये कितना है? H1 में से अगर हम इसको घटा दें तो हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको इन दोनों घटा दीजिए तो हो जाएगा 195 माइनस 65। तो 195 माइनस 65 तो कितना हो जाएगा? दोनों घटाएंगे तो 130 किलो जूल पर केजी
पर केजी में आ जाएगा, लेकिन आंसर किस में दिया है, किलोवाट में दिया, मतलब पर सेकंड में निकालना है, किलो जूल पर सेकंड में। तो ये मास फ्लो रेट दिया है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 किलोग्राम कट जाएगा, तो किलो जूल पर सेकंड आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इंटू 130 ही आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 130। तो सी की वैल्यू की आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक, देखिए बस सीधा सीधा ध्यान कि जब हम लोग टीएस डायग्राम पे बनाते हैं इसको, ठीक, तो ये जो पॉइंट है कंप्रेसर का इनलेट है, ये कंप्रेसर का आउटलेट है। तो जो भी इसका अंतर आएगा, यही अंतर क्या कहलाएगा, ये कंप्रेसर का वर्क होगा। जो भी इसकी एंथैल्पी का अंतर आएगा वो क्या हो जाएगा, कंप्रेसर का वर्क हो जाएगा। और ये जो है कंडेंसर में हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो उसका प्रोसेस है। ठीक, तो ये दोनों यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट, मतलब इसका हम लोग इसको H2 कहें, इसको 3 कहें, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो हो जाएगा कितनी हीट रिजेक्ट की गई है कंडेंसर में। 3 to 4 आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, तो एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता है। और ये जो आपका 4 to लेके 1 होता है, यही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ पे संपन्न होता है, एवापोरेटर में संपन्न होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका 130। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ए बेल कॉलमन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क्स एज अ रिवर्स्ड। मैंने आपको बताया था कि बेल कॉलमन साइकिल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल एक ही चीज़ होते हैं। तो बेल कॉलमन साइकिल में किस प्रकार से रिवर्स, किसको रिवर्स करने प्राप्त, तो ब्रेटन साइकिल, इसका आंसर हो जाएगा ब्रेटन साइकिल। बाकी दे ऑटो साइकिल, डीजल सेल, स्टर्लिंग साइकिल, तो ये सभी पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। और ब्रेटन साइकिल भी पावर प्रोड्यूसिंग है। जब उसको रिवर्स करें तो बेल कॉलमन साइकिल बन जाता है, जो कि रेफ्रिजरेशन साइकिल है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है, द फिगर बिलो डिपिक्ट सैचुरेशन डोम एज वापर फॉर वाटर ऑन द टेम्परेचर एंट्रोपी प्लेन। टेम्परेचर एंड टीएस डायग्राम पे इन्होंने फिगर बनाया था। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी शोन इन द टिपिकल आइसोबार लाइन नोन एज। इन्होंने कहा ये डेल्टा टी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये क्या कहलाता है। ठीक, तो देखिए जब वेपर डोम से हम लोग इस प्रकार इस तरफ बढ़ते हैं, तो इधर जितना ये टेम्परेचर बढ़ता है, इसको कहते हैं सुपर हीटिंग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सुपर हीटिंग। और वेपर डोम से जितना हम लोग इधर नीचे आते हैं, तो इसको जो टेम्परेचर का अंतर आता है, इसको कहा था सब कूलिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको सब कूलिंग कहा जाता है। तो यही इन्होंने पूछा है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है डिग्री ऑफ वेट बल्ब डिप्रेशन। देखिए, तो डिग्री ऑफ वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, वेट बल्ब डिप्रेशन अलग चीज़ होती है। जो मैं आपको साइकोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो वो तहाँ पर मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। ठीक, तो दूसरा दिया है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब होता है उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन। ठीक, ड्राइनेस फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहा जाता है। मतलब उसका कितना, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होता है, वो ड्राइनेस फ्रैक्शन का 1 - x होता है। मतलब जितना ड्राई होगी उसका वो कितना सेचुरेट होगी, उतनी स्टीम क्या है, सेचुरेट होगी। अगर उस फॉर्म देखें तो स्टीम कितनी सेचुरेट होगी, तो 1 - x से हम लोग लिक्विड का सेचुरेशन निकालते हैं, x से क्या है, स्टीम का सेचुरेशन निकालते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन संबंधित, ये इसका आंसर नहीं है। इसके बाद डिग्री ऑफ सब कूलिंग, हाँ इस जो पॉइंट पूछा इन्होंने कि जिससे सब कूलिंग से जितना नीचे आया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सब कूलिंग कहा जाता है। ठीक, डिग्री ऑफ रीहीट, रीहीट क्या होती है, अलग चीज़ होती है, वो आपको पावर प्लांट में देखने को मिलती है। तो इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एडवाइज अगेंस्ट द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट बिकॉज दिस रिएक्ट विथ। इन्होंने कहा है कि जो एनवायरमेंटल एजेंसीज होती हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल पर रोक लगाती हैं। ठीक, ऐसा क्यों, तो देखिए क्या होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये ओजोन लेयर के साथ अभिक्रिया करके उसको क्षति पहुंचाता है। ठीक, क्योंकि इसका जो फ्लोरीन होता है वो क्या करता है, जा करके उससे अभिक्रिया कर लेता है ओजोन से। ठीक, और उसको लगातार क्षति पहुंचाता रहता है, जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हानि होती है। क्यों, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट रेस को हम लोग तक पहुंचाने से रोकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते के लिए भगवान ने क्या लगा दिया है, ऊपर एक ओजोन की लेयर लगा दी है, जिससे पराबैंगनी किरणें वहाँ से हम तक ना पहुँचे। ठीक, लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं, तो उसका जो फ्लोरीन होता है वो जाकर के ओजोन से अभिक्रिया करता है और उसको क्षति पहुँचाता है। इसीलिए जो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी
स्पीसीज होती हैं वो कहते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन वाले रेफ्रिजरेंट का उपयोग मत कीजिए। तो इसके 4 ऑप्शन दिए, कौन 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 सा ऑप्शन दिया है? वाटर वेपर एंड कॉस एसिड रेन। ठीक, तो ये इसका आंसर नहीं है। देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं जो उससे हम लोग के इंजन से, इस पेट्रोल इंजन डीजल इंजन निकलते हैं, वो क्या करते हैं, वो एसिड रेन का कारण बनते हैं। दूसरा दिया प्लांट एंड कॉस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जनरेट नहीं करता है। ठीक, तीसरा दिया है ऑक्सीजन एंड कॉस इट्स डिप्लेशन, तो ऑक्सीजन से नहीं, ये ओजोन लेयर के साथ अभिक्रिया करता है और उसको डिप्लेक्ट कर देता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द शोन बिलो। उन्होंने कहा नीचे एक फिगर दिया हुआ है, स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ है, ये क्या मतलब ये किस प्रकार का स्कीमेटिक डायग्राम, मतलब इस चीज़ को क्या कहा जाता है? देखिए जब क्या करते हैं कि अगर दो रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हों कि पहले का एवापोरेटर दूसरे के लिए कंडेंसर का काम करता है, तब उसे कैस्केड सिस्टम कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? कैस्केड सिस्टम कहा जाता है। ठीक, देखिए इसमें क्या है, नीचे एक सिस्टम है, यहाँ पे ऊपर एक सिस्टम, ऊपर क्या है देखिए कंडेंसर है, वह इसका कंडेंसर का देखिए ये एवापोरेटर है, और यहाँ पे नीचे वाले सिस्टम के लिए जो इसका एवापोरेटर ये है, लेकिन इसका कंडेंसर क्या है, ये है। तो इसका जो ऊपर वाले जो रेफ्रिजरेटर सिस्टम है उसका ये जो एवापोरेटर वाला पार्ट है, वो नीचे वाला जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके लिए कंडेंसर का काम कर रहा है, उसको कंडेंस करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो जब इस प्रकार का जब सिस्टम बनाया जाता है तो इसको कहा जाता है कैस्केड सिस्टम कहा जाता है। ठीक, इसका COP क्या होता है? कैस्केड सिस्टम का COP क्या कहा होता है, ये देख लीजिए। अगर ऊपर वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टम का COP अगर 1 हो, ठीक, और नीचे वाले का COP 2 हो, ठीक, तो जो इन दोनों का फाइनल COP होता है वो होता है COP ऑफ 1 इंटू COP ऑफ 2। दोनों के COP का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वही हो जाता है, ठीक, सॉरी, COP ऑफ 1 और COP ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस COP ऑफ 1 प्लस COP ऑफ 2। ये फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग इसका ओवरऑल COP निकाल सकते हैं। ठीक, अगर रेफ्रिजरेशन सीरीज में लगे होते हैं तब भी इसका आंसर, तब भी उनका COP इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर सिस्टम कैस्केडेड है या फिर रेफ्रिजरेशन सीरीज में लगे हैं तो उनका जो फाइनल COP होता है, ओवरऑल COP होता है COP ऑफ 1 प्लस COP ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस COP ऑफ 1 प्लस COP ऑफ 2। ऊपर मल्टीप्लाई करना, नीचे जोड़ करके एक से एक हाफ जोड़ देना है और फिर दोनों को डिवाइड कर देना है। तो इस प्रकार से हम लोग ओवरऑल COP निकाल लेते हैं। तो उन्होंने पूछा नीचे जो सिस्टम दिया हुआ है इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो नंबर 1 दे दिया है मल्टी एवापोरेटर वेपर कंप्रेशन सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेटर। दूसरा दिया है 2 स्टेज कंप्रेशन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तीसरा दिया है कैस्केड सिस्टम ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो हाँ, ये इसका आंसर, इसको क्या कहा जाता है? इसको कैस्केड सिस्टम कहा जाता है। नन ऑफ द अबव दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी। क्योंकि फ्रेंड्स, तो ये आज के इस पार्ट के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नए प्रश्नों के साथ रेफ्रिजरेशन के। तब तक के आप अपनी तैयारी जारी रखिए, और अगर किसी प्रकार का डाउट है, आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमको टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देता हूँ। ठीक, तो फिर अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है अभी जो मैंने पढ़ाया है, इन क्वेश्चंस का PDF आपको लिंक में, उसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इसके पहले की वीडियोस देखना तो उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। आप चाहें तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। साथ ही क्वेश्चन बैंक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इन सभी का प्रयोग करके आप अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। ठीक, अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।